नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। पिछले शुक्रवार यानी पिछले एक हफ्ते से देश में ऐसा कुछ हुआ है कि कहने को मजबूर हैं कि देश में अंधेर हो रहा है। दिल्ली में एक जज साहब के घर में आग लगी। आग तो बुझ गई, मगर एक ऐसी चिंगारी वहां से निकली कि पूरी न्यायपालिका की साख को सुलगा दिया है। पूरे न्यायिक ढांचे में चिंगारियां जल रही हैं। आज तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की दबी जुबान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर के चलते होती थी। मामला क्या है? आप जिस्ट के साथ हैं। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। पिछले शुक्रवार दिल्ली फायर सर्विसेज को फोन कॉल आई रात को एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब के बंगले से, 30 तुगलक रोड। आग लगी है, यह खबर सुन के फायर ब्रिगेड दौड़ी। माननीय लॉर्ड जस्टिस यशवंत वर्मा घर के बाहर थे। दिल्ली फायर सर्विस मुस्तैदी से पहुंचती है। यह देखिए रिपोर्ट। फायर ब्रिगेड पहुंची 11:40 के आसपास रात में। आग पर काबू हो गया। घटना के 6 दिन बाद अखबार में सुर्खियों में एक खबर छपती है, हेडलाइन, कि आग बुझाने के दौरान तमाम बैग अटैची बाहर फेंके गए थे और उनमें से जिन्न निकला था। अखबार का कहना था कि फायर सर्विस वालों को नोटों की गड्डियां मिली, 1, 2, 3, 10 नहीं, बेशुमार। तब खतरे की घंटियां बज उठी। खबर यह थी, डीसीपी सीपी को फोन लगे, मामला गृह मंत्रालय गया। तब से जितनी मुंह उतनी बातें, मगर इशारों का एवरेज भी अगर निकाल लें तो यह कहा जा सकता है कि फायर डिपार्टमेंट के सूत्रों के अनुसार 10 करोड़ के करीब रुपए मिले थे। उसके बाद मामला थमा नहीं। खबरें यह आई कि जज साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जो देश भर के जजों की नियुक्ति और निगरानी रखती है। फिर अगली खबर यह आई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई और नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस वर्मा से ऐसे लिखवाकर बरी नहीं किया, उनका तबादला कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां से वो दिल्ली हाई कोर्ट आए थे। जबकि कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का कहना था कि उनसे इस्तीफा मांग लिया जाना चाहिए था। ये सब खबरें थी पूरे दिन। सुना है चीफ जस्टिस ने दिल्ली के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट भी मांगी थी। अब ये पूरा मामला घटित हुआ शुक्रवार को सुबह से लेकर के रात तक। आग, करोड़ों का रोकड़ा और एससी की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की खबर पहुंची पार्लियामेंट। पहुंचेगी साहब, पार्लियामेंट सेशन में चल रही है, वहां सवाल उठे, लाजमी है साहब। मगर गुस्सा कैश मिलने पर कम, जज साहब के खिलाफ की गई सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर ज्यादा था। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the House on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. It's a very serious issue if it's true. But we would still like to ask the Collegium what next. And today we will also meet the Vice President of India in Rajya Sabha Parliament in session, because abhi hamare paas facts nahi hai. We are waiting for more facts to come. We don't know what was the amount. Was it seized? Not seized? And if found, why? Then what is the procedure for seizing such amount? आपने केस तो रजिस्टर किया नहीं होगा. When there is no case, how will you seize it? तो बहुत सारे issues हैं which will have to be discussed. We would also like the Law Minister of India to come and make a statement about this in Parliament. सुबह से 12 घंटों में खबर खूब दमादम चली। रात आते आते अचानक यह खबर आई कि दिल्ली के फायर चीफ ने बयान दिया है कि अग्निशमन दल को कोई पैसा नहीं मिला। जी हां, कोई पैसा नहीं मिला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान आता है, इसको ध्यान से पढ़ें, सुने, कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में र्यूमर फैलाए जा रहे हैं।
दिल्ली चीफ जस्टिस ने इन हाउस जांच शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनको मूल उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने का प्रस्ताव इन हाउस जो जांच हो रही है उससे स्वतंत्र है। अब यह नहीं बताया गया कि इन हाउस जांच किस पे हो रही है। अब सवाल यह है कि पूरे दिन फायर सर्विस क्यों चुप रहा? अगर सुबेरे अखबार में खबर छप गई, 4 बजे अखबार दरवाजों पे आ जाता है, बहुत बड़ा तंत्र है, फायर सर्विस को पड़ गई होगी खबर की। जब कहा जा रहा है कि फायर सर्विस को करोड़ों रुपए मिले, तो पूरे दिन ये चुप्पी क्यों थी? और अगर कुछ नहीं था तो आग की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का तबादला किस कारण से किया, यह अभी साफ नहीं है। वो दिल्ली में जस्टिस वर्मा नंबर 2 के जज थे, कॉलेजियम के सदस्य थे, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजों में कौन जज बनेगा वो तय करते थे। अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने पे नंबर 9 पे होंगे। अब नई फिजा है, नया नैरेटिव शुरू हो गया है। बाजार गर्म है साहब कि दाल में कुछ काला है। अब ये हम नहीं कह सकते क्या सही है क्या गलत है, हम सिर्फ तथ्य रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जस्टिस वर्मा का इतिहास थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ 6 जनवरी 1969 प्रयागराज में। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में पढ़ाई हुई, LLB डिग्री रीवा से हुई, विश्वविद्यालय है रीवा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल काउंसिल हुए। अगस्त 2012 से अगस्त 2013 तक चीफ स्टैंडिंग काउंसिल उत्तर प्रदेश सरकार थे। अक्टूबर 2014 एडिशनल जज बने, फरवरी 2016 परमानेंट जज बने, अक्टूबर 2021 दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए और अब मार्च 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिए गए हैं। यहां कुछ सवाल उठते हैं। ये जांच का विषय रहेगा कि पैसा मिला कि नहीं, मगर कोर्ट के रेस्पॉन्स को देखते हुए कानून के जानकार पूरे दिन जमकर सवाल कर रहे थे। वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे थे। ये पुरानी है, आज उसको हवा और बढ़ गई। अगर किसी जज पर मिसकंडक्ट के आरोप लगते हैं तो क्या होना चाहिए रेस्पॉन्स, किस तरह का होना चाहिए? क्या सिर्फ ट्रांसफर काफी है एक जज का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में? जांच क्यों नहीं बिठाई गई? सवाल यह उठता है। न्यायिक काम से सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? मैं एक्सप्लेन कर दूं। जब कोई सरकारी बाबू के घर से कैश ऐसी इलिसिट या अनएक्सप्लेन्ड मिलती है या मिसकंडक्ट होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जजों के मामले में पुराने भी केस हुए हैं जिसमें जजों के खिलाफ मिसकंडक्ट के आरोप लगते ही न्यायिक कार्यों से उनको फ्री कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां न्यायिक काम से सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? जज दिल्ली हाई कोर्ट के लायक नहीं थे, इसलिए उनको यहां से हटा दिया गया। लेकिन क्या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए उचित थे? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और बार काउंसिल ने उठाया है। उनका कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन थोड़ी है। ये हमारे शब्द नहीं, ये वहां के वकीलों के विचार हैं इस पूरे मामले पे। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। अब जज जो हैं उनके बारे में ऐसे जब मिसकंडक्ट के आरोप लगते हैं तो कानून क्या कहता है? मिसकंडक्ट की शिकायत होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज की प्रतिक्रिया मांगते हैं। प्रतिक्रिया अनुचित तय होने पर कार्रवाई होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हाउस इंक्वायरी करवा सकते हैं। मिसकंडक्ट सीरियस हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज का इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर जज इस्तीफा ना दे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा हटाए जाने की मांग आगे की जा सकती है, यानी सरकार की तरफ जाती है। अब यहां बताना होगा कि जजों के मिसकंडक्ट के मामले तमाम जमा होते जा रहे हैं साहब। इसका एक लंबा इतिहास रहा है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हुई न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा, हाल की बात है साहब, दिसंबर 2024 की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। वीएचपी के कार्यक्रम में बयान दे दिया कि भारत को बहुसंख्यक समुदाय की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए। ट्रिपल तलाक और बहु विवाह की आलोचना कर दी।
कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, विवाद बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की। हाईकोर्ट के जज श्रीश नंदा का विवादित बयान आया सितंबर 2024 में। उन्होंने बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहा, जिससे विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी पर फटकार लगाई। संसद और कानूनी जगत में नाराजगी दिखी। उसके बाद करप्शन केसेस हैं जजों पर। जस्टिस शमित मुखर्जी दिल्ली उच्च न्यायालय के 2003 में मामला है, बहु करोड़ भूमि घोटाले में आरोपी हुए। सीबीआई ने रिश्वत लेकर अवैध रूप से डीडीए की जमीन बचाने के आरोप में गिरफ्तार किया, इस्तीफा दिया, बाद में मेडिकल आधार पर जमानत मिली। 2008 में आरोप तय हुए। केस अभी सबूतों की जांच के चरण में है। जस्टिस ए के गांगुली, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पर एक इंटर्न ने दिसंबर 2012 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। एक साल बाद इंटर्न ने ब्लॉग में घटना का खुलासा किया। केंद्र सरकार ने उनके हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की और 6 जनवरी 2014 को उन्हें पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। जस्टिस एस.एन. शुक्ल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2019। आरोप की रिटायर्ड जस्टिस ने अप्रैल 2014 से दिसंबर 2019 तक इलाहाबाद और लखनऊ के बेंच में रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई। आज से 17 साल पहले एक जज और कैश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला सामने आया था। एक जज के रेफरेंस में कैश, लंबी चौड़ी अमाउंट पहली बार सामने आई थी। जस्टिस निर्मलजीत कौर जज बनी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की 2008 में। एक महीना बीता था। अगस्त 13, 2008 को सुबह के शाम के 8:30 बजे प्रकाश नाम का एक व्यक्ति उनके घर पर पहुंचा और उनके पियोन जो था, चपरासी जो था, उसके अमरीक सिंह को कहा कि दिल्ली से कुछ कागजात आए हैं। बैग खोला गया तो उसमें 15 लाख रुपए थे। प्रकाश को पकड़ लिया गया, जो पैसे लेके पैकेट आया था, और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उसने बताया वो क्लर्क था उस समय एडिशनल एडवोकेट जनरल फॉर हरियाणा संजीव बंसल का। बंसल पुलिस स्टेशन पहुंचे और स्टेटमेंट दिया कि एक रवींद्र सिंह ने कैश दिया था एक निर्मल को देने के लिए, और ये प्रकाश जो था पैसे लेके आया था उसे जस्टिस निर्मल कौर के घर पर दे आया। बाद में सामने आया कि पैसा जाना था जस्टिस निर्मल यादव को। केस जो था पहली बार स्टेट पुलिस ने किया। एफआईआर हुई 250 नंबर 2008 में सेक्शन 11-12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, और कॉन्स्पिरेसी यानी सेक्शन 120B के तहत में बंसल, रविंद्र सिंह, राजीव गुप्ता, निर्मल सिंह, जस्टिस निर्मल यादव। मामला गया बाद में सीबीआई को। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जज की एक समिति बनाई। समिति ने कहा कि जस्टिस निर्मल कौर नहीं, यादव के लिए पैसा आया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इजाजत दी सीबीआई को कि जांच करिए। पता चला कि आरएसए नंबर 550 2007 का जो था का फैसला दिया था कि जस्टिस निर्मल यादव ने मार्च 11, 2008 को एक ऑर्डर दिया था, और वो रविंद्र सिंह जी उनका करीबी था। उसी के इन्फ्लुएंस में उन्होंने ये फैसला दिया था और उसी के लिए किकबैक्स था। लफड़ा था चंडीगढ़ के पास पंचकुला में एक प्लॉट का। ये बात भी पता चली कि जस्टिस यादव के जो हवाई जहाज के टिकट और अन्य तमाम खर्चे थे वो इसी तरह के लोग उठाते थे। मगर उस समय क्या हुआ कि सीबीआई गई कि क्या साहब इनका प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, तो उस समय के अटॉर्नी जनरल मिलोन के बैनर्जी ने जस्टिस यादव के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति ही नहीं दी। तब के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने इस पे आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था से जनता का विश्वास उठ जाएगा कि अगर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप आए और हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जो कानून मंत्री थे देश के, उनकी आपत्ति के बावजूद अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती, जो कि मेरे ख्याल से इस देश के सबसे कंट्रोवर्शियल अटॉर्नी जनरल्स में से रहे हैं, उन्होंने कहा कि एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। दिसंबर 17, 2009 को स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट के सामने चंडीगढ़ में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और कहा आरोप सिद्ध होते हैं, सुनिए, आरोप सिद्ध होते हैं मगर प्रोसिक्यूशन की अनुमति नहीं है। यह हालत है। मार्च 26, 2010 एक दिलेर सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। कहा नहीं साहब, ये मामला आगे चलना चाहिए। जून 16, यानी ऐसे भी मजिस्ट्रेट हैं इस देश में।
जून 16, 2010 सीबीआई फिर लॉ मिनिस्ट्री के सामने गई। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसएच कपाडिया ने जांच की। मार्च 1, 2011 जस्टिस यादव को प्रोसिक्यूट करने की अनुमति मिल गई, मगर यह हुआ 2011 में। मगर तब तक क्या हुआ? तब तक जस्टिस यादव अपनी जजी का कार्यकाल खत्म कर चुके थे। आज का हालात यह है, केस चल रहा है, उसमें से कई गवाह मर चुके हैं, 50% के करीब हॉस्टाइल हो चुके हैं, यानी प्रोसिक्यूशन के किसी काम के लिए नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जज बनाता है जजों का कोलिजियम, एक कोलिजियम है, सजा वही तय करता है। जजों ने संघर्ष करके नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वगैरह के जो कानून बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार लाई थी, उनको खारिज करवा दिया। बात एक लेवल पे सही थी। सही इसलिए थी कि सरकार भी जुडिशरी में अपनी टांग फंसाना चाह रही थी दखल के लिए। उसकी जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, उस पर अटैक था। मगर उसके बाद किसी अकाउंटेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने के कारण ट्रांसपेरेंसी नदारद है आजकल। बता दें कि हर जज जिसका नाम कॉलेजियम भेजता है, नियुक्ति से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम संस्था एजेंसियां एक रिपोर्ट भेजती हैं उनके खिलाफ। उसको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। मगर सूत्र साफ नहीं कह रहे कि उनका क्या होता है। मैं भी थोड़ा सा बच के बोल रहा हूं क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, बाकी आप समझदार हैं। अब फैज साहब ने कहा है कि बने अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। भाई साहब, कहां जाएं न्याय के लिए जब न्यायालय में और न्यायाधीशों में यह हो रहा है। 20 फरवरी 2025 को आपको याद दिला दूं क्या हुआ। ठीक एक महीना पहले आज से सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच, जिसमें जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS ओका थे, उन्होंने लोकपाल के एक ऑर्डर को सुना। 7 मेंबर की जो लोकपाल बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AM खानविलकर कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, कम से कम एस्टैब्लिश थ्रू द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकपाल के परव्यू में आते हैं। और लोकायुक्त के एक्ट जो 2013 का है कि हाई कोर्ट के जजों की जांच लोकपाल कर सकता है। अब इस मामले पर सत्ता और विपक्ष एक हो गए साहब। ये हमेशा हुआ है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को अर्ज किया, कहा, यानी वो दूसरी तरफ से पेश हो रहे थे डिफेंडेंट की तरफ से, और कहा कि लोकपाल के जो ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया जाए। अब कपिल सिब्बल का तो विरोध होता ही है कोर्ट में सरकार द्वारा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यूनियन की तरह लिए अपीयर होते हुए, कि साहब लोकपाल के ऑर्डर ने जुरिस्डिक्शन जो है उसको तोड़ दिया है, ब्रीच कर दिया है। मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। अ हाई कोर्ट जज वुड नेवर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल। आई हैव जजमेंट्स टू शो द सेम। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के आदेश को स्टे कर दिया और एक नोटिस इशू किया यूनियन गवर्नमेंट को, यानी देश की सरकार को, रजिस्ट्रार लोकपाल को और जो कंप्लेनेंट है इस केस में। लेकिन साहब, जुडिशरी के मामले बहुत पेचीदा हैं। जज या तो रिजाइन करे, वरना लंबी प्रक्रिया है कि अगर उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का कोई मामला आता है तो उस जज से पीछा छुड़ाना, अगर जुडिशरी और सरकार अड़ गए हैं कि नहीं होगा, तो बड़ा मुश्किल है। जिसमें पार्लियामेंट का एक इंपीचमेंट प्रोसेस है, जिसमें सांसद दलगत राजनीति पे उतर आते हैं। इतिहास रहा है कि चाहे जैसा भी चार्ज रहा हो, पार्टियां अपनी दलीय राजनीति पे उतर आती हैं, रीजनल पॉलिटिक्स पे उतर आती हैं। और इंपीचमेंट की प्रोसेस इसलिए आज तक जो है, इंपीचमेंट प्रोसेस जो है उसमें एक मैं प्रोसेस बताऊंगा अभी आपको, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है दोनों हाउसेस में। कैसे होता है इंपीचमेंट? संविधान का 124वां आर्टिकल 4 और उसका 5वां हिस्सा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को राष्ट्रपति के आदेश पर इंपीचमेंट मोशन हो सकता है, जिसको 50 सांसद साइन करेंगे। दोनों सदनों में 2/3 का समर्थन चाहिए जज के इंपीचमेंट के लिए। अब जजों का इंपीचमेंट का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है साहब, और शायद इसी कारण से अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आता है। देश में सिर्फ 4 बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू हुई है या आगे बढ़ी है। 1993 में जस्टिस V रामास्वामी पहले जज थे जिनके खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में मोशन आया,
मगर 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया, यानी उसमें बहुमत के ना होते हुए वो मामला फेल कर गया साहब। 2011 ऐतिहासिक क्षण था। जस्टिस सौमित्र सेन का मामला था। राज्यसभा में सीताराम येचुरी जैसे सीपीएम के नेता इस मोशन को लाए थे और उसमें एक बहुत बड़ा एका दिखा। वाम दल और बीजेपी, ऐतिहासिक स्पीचें थी। मैं सारे जर्नलिस्ट के स्टूडेंट्स से और लोगों से कहूंगा कि अगर आपको पार्लियामेंट की सबसे अच्छी स्पीचेस में से एक सुनना है तो 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन की जो इम्पीचमेंट की स्पीचेस थी, अरुण जेटली, सीताराम येचुरी वगैरह की, वो इम्पेकेबल है, बहुत बढ़िया स्पीचेस, जरूर सुने। तो राज्यसभा में इस एके के कारण मोशन पास हो गया। मामला जाना था उसके बाद लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में जाने से पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया, यानी वो प्रोसेस आगे नहीं गया। 2015 में जस्टिस बी पारदीवाला 58 राज्यसभा के सांसदों ने मोशन दिया। उन्होंने ऑब्जेक्शनल रिमार्क किए थे रिजर्वेशन यानी आरक्षण के मुद्दे पे, मामला नहीं आगे बढ़ा। 2017 में सीवी नागार्जुन रेड्डी का मामला आया, राज्यसभा सांसदों ने मोशन दिया, आगे नहीं बढ़ा। 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने मोशन दिया, मामला आगे नहीं बढ़ा। चेयरमैन थे वेंकैया नायडू राज्यसभा में। 2011 में एक केस और आया था जस्टिस पीडी दिनाकरन का, राज्यसभा के चेयरमैन ने समिति बनाई, जज ने इस्तीफा दे दिया। यानी कुल मिलाकर के आप देखें कि न्यायिक प्रक्रिया में नहीं होता, इंपीचमेंट प्रक्रिया में ज्यादा मोशन होता नहीं। अब कुछ समय पहले देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने एक पहल की थी। अब कहावत थी कि कानून अंधा है, और उस कहावत के तहत ही कानून की एक मूर्ति जो आपको सभी कोर्ट कचहरियों में दिखाई दी होगी एक समय पे, फिल्मों में खूब देखी होगी, जब सनी देओल जैसे एक्टर तारीख पे तारीख बोलते हैं, तो उस जो न्याय की मूर्ति है उसकी आंखों पर पट्टी होती थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बिना आंख पर पट्टी की मूर्ति का अनावरण किया। अब आज हमारे देश में जब कोई विवाद होता है तो आम से आम नागरिक क्या कहता है? वो एक विश्वास बोलता है। वो कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, चाहे उसके खिलाफ कोई खड़ा हो, बड़े से बड़ा आदमी, वो कहता है मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिली नोटों की खबर सही है या गलत, ये शंकाओं के घेरे में है अभी। मगर एक बात कहनी होगी कि काफी नुकसान हो चुका है। जनता की आंखों में न्यायपालिका के लिए वो जो एक मोतियाबिंद सा था ना, उसकी झिल्ली घट गई है। आइंदा किसी ऐसे मामले या इस मामले में न्यायपालिका कोई दोहरा मापदंड नहीं रख पाएगी, एक भ्रष्ट बाबू नेताओं और आम लोगों के लिए, और दूसरा कानून अपने परिवार के सदस्यों के लिए। न्यायपालिका में विश्वास आम जन का बना रहे, इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉलेजियम और सरकार को अपना तीसरा नेत्र खोलना होगा। न्याय न्यायोचित लगे, पारदर्शी हो, यह दिखाना होगा। कहावत सुनी होगी आपने, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, दिखनी चाहिए। फिल्म आई थी एक जॉली LLB, उसमें एक्टर अरशद वारसी का आखिर में एक डायलॉग याद कराना होगा। अरशद वारसी कहते हैं कि माफ करिएगा जज साहब, इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ता है, जनाब आपकी इज्जत खतरे में है, कुछ कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।